हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे। तो क्वांटम नंबर क्या है? जैसे सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, आप सभी को इवन 9-10th लेवल पे भी पता होगा कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकेंड ऑर्बिट के अंदर 10 आते हैं और थर्ड ऑर्बिट के अंदर 1 आते हैं। तो मेनली क्वांटम नंबर आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएगा, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन। जो क्वांटम नंबर हैं वो आपको डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं क्वांटम नंबर्स की। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं क्वांटम नंबर्स। मैं इसको शॉर्ट में क्वांटम नंबर QN से लिखूंगा। दीज नंबर्स प्रोवाइड different informations about electron like velocity, energy, velocity इलेक्ट्रॉन की, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एंड ETC। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन के बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अपन बात करते हैं इसके बाद टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर कितने टाइप्स के होते हैं? तो पहली बात करें अपन तो आपके पास आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको अपन कैपिटल N से लिखेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है? देखो, सबसे पहले सबसे खास बात, इट रिप्रेजेंट्स ऑर्बिट। आप ऑर्बिट बोल लें या एनर्जी लेवल बोल लें या शेल बोल लें। तो ये आपको क्या क्या बताता है? अगर n = 2 है, ये है आपके पास स्मॉल n, n = 2 है, मतलब कौन सी ऑर्बिट की बात कर रहा है? सेकंड ऑर्बिट या सेकंड। तो जैसा मैंने बताया आपको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये क्या है? ऑर्बिट को, एनर्जी लेवल को और शेल को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और है इसी के अंदर एक्स्ट्रा, आप ध्यान देंगे इसमें क्या एक्स्ट्रा बात है इसके अंदर। तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये ऑर्बिट को, एनर्जी लेवल और शेल को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और है इसके अंदर, अपन देखते हैं वो क्या इंपॉर्टेंट बात है। इट इज़ रिलेटेड टू साइज ऑफ एटम। तो मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बात है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसका रिलेशन किससे होता है? एटम के साइज से होता है। फिर अपन बात करते हैं नेमिंग या कुछ और बातें करते हैं, तो अपन इसको एक टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट में पढ़ते हैं इसको। तो क्या है? अपन बात करते हैं ऑर्बिट की। ठीक है, ऑर्बिट के लिए जो नेम होगा वो बिल्कुल फिक्स होगा, या इसको डेजिग्नेशन बोले अपन। फिर अपन बात करें इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास फॉर्मूला आएगा 2n²। अब आप ध्यान दें, अगर n = 1 है तो इसका जो फिक्स नेम होगा कैपिटल K, वैल्यू रखोगे तो 2 आ जाएगा। फिर n = 2 की बात करेंगे तो कैपिटल L 8 आ जाएगा ये। ठीक है, फिर आप n = 3 रखोगे तो कैपिटल M, और ये आपके पास 18 आ जाएगा। n = 4 रखोगे तो K L M N आ जाएगा ये। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 32 आ जाएंगे। n = 5 रखोगे तो ये O आ जाएगा। इसी तरीके से n = 6 रखोगे तो ये P, कैपिटल P आ जाएगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जब यहाँ रखोगे तो ये 50 आ जाएगा। ये आपके पास 25 × 2 और ये कितना आ जाएगा? 72। तो आप ध्यान दें, अब ये क्या कहना चाह रहा है उस बात पे ध्यान दें। वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो जब ऑर्बिट में होता है
तो उन ऑर्बिट्स की नेमिंग फिक्स होती है और उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी भी क्या होती है, फिक्स होती है। तो ये आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था। अब अपन बात करते हैं इसके बाद सेकंड नंबर, इसको अपन लिखते हैं एजीमिथल क्वांटम नंबर, या फिर इसको अपन ये भी नाम देते हैं रेडियल क्वांटम नंबर। रेडियल क्वांटम नंबर क्यों नाम देते हैं, या फिर एक नाम और देते हैं इसको एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये नेम क्यों देते हैं अपन, इसके बारे में बात करेंगे अपन। इसको एल से लिखते हैं। देखो अपने पास क्या है, आप ध्यान देना। पहली बात तो जिस तरीके से ये ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता था, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स सब ऑर्बिट, सब एनर्जी लेवल एंड सब शेल। तो जिस तरीके से ये ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता था, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सब ऑर्बिट को, सब एनर्जी लेवल को, और साथ में किसको, सब शेल को। फिर इसका जो रिलेशन होता है, इट इज रिलेटेड टू शेप ऑफ एटम। ये किससे डील करता है, एटम की शेप से डील करता है। तो इसका रिलेशन एटम की शेप से होता है। ये फिर बड़े इंपॉर्टेंट सी बात है, आगे देखते हैं अपन। तो एजीमिथल क्वांटम नंबर, इसी में अपन आगे देखते हैं। इसको भी अपन टेबल की फॉर्म में बात करते हैं। तो टेबल की फॉर्म में आप देखें, अपन बात कर रहे हैं सब ऑर्बिट की, सब ऑर्बिट, ठीक है। सब ऑर्बिट के अंदर ही अपन बात करते हैं, इसका भी फिक्स क्या होगा, नेम होगा। फिर बात करें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो इनकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी भी फिक्स होगी, जो कि 2 × 2l+1 से गिवन करेंगे। तो आप ध्यान दें, इस टेबल को अपन कंप्लीट करते हैं। L की वैल्यू जो स्टार्ट होगी वो 0 से, फिर L की वैल्यू 1, इसी तरीके से L की वैल्यू 2, L की वैल्यू 3, L की वैल्यू 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो L की वैल्यू 0 है, तो इसका जो नेम है वो बिल्कुल फिक्स है, S है, ये P है, ये D है, ये F है, ये G है, ये N = 5 ले लें तो ये H आ जाएगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, जब L की वैल्यू आप रखोगे यहाँ पर 0, 1, 2, 3, तो देखो सबसे पहले S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे। अब 4, 4 के गैप से ये 6 आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, 14 आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे, 22 आ जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो S सब ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2। P सब ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6। D में कितने आते हैं, 10, F में 14, G में 18, H में 22। फिर अपन बात करते हैं इसके बाद थर्ड नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आप इसको किससे लिखेंगे, M से लिखेंगे। अब देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो इसके बारे में बात करें तो अपन बोलेंगे इट रिप्रेजेंट्स ऑर्बिटल। तो बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल, ठीक है। जैसे ये सब ऑर्बिट को, सब ऑर्बिटल को, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल को। फिर इसके बाद आता है इट इज रिलेटेड टू, इट इज रिलेटेड टू ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3 डायमेंशन। इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो ओरिएंटेशन होगा, किस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन है या किस डायरेक्शन में नहीं है, तो उससे रिलेशन होता है इसका। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट इज़ रिलेटेड टू ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3 डायमेंशन। देखो मैंने जैसा अभी बताया आपको, प्रिंसिपल तो किससे है, साइज से, एजीमिथल किससे है, शेप से,
उसी तरीके से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किससे डील कर रहा है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3 डायमेंशन। जैसे इसमें क्या होता है, कोई ऑर्बिटल का नेम है तो px है, कोई नेम क्या है dxy है, तो ये जो है यही इसके ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब आप ध्यान दें, जो ऑर्बिटल्स हैं वो भी आपके पास क्या है कि ऑर्बिटल्स फिक्स होंगे और साथ में जो m की वैल्यू होगी वो भी फिक्स होगी। अब ध्यान दें, s में एक ही ऑर्बिटल होता है, p में आपको पता है 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक तो px होता है, एक pz होता है, एक py होता है, ये 3 ऑर्बिटल्स हैं। d की बात करें तो d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक तो आपके पास क्या होता है dxy होता है, एक dyz होता है, एक dz² होता है, एक आपके पास d ये होगा आपके पास dz² यहाँ पर आ गया, उसको वापस करता हूँ। तो देखो जो ये ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो अपन ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, ऑर्बिटल्स, और इनके लिए वैल्यू की बात करेंगे m की वैल्यू, ठीक है। अब आप ध्यान देना कि ऑर्बिटल्स s की बात करें तो s में एक ही ऑर्बिटल होता है, m की वैल्यू कितनी होती है 0। p में जो ऑर्बिटल है वो px है, pz है एंड py है, 3 ऑर्बिटल होते हैं। d की बात करें तो d में 5 ऑर्बिटल है, एक सीक्वेंसिंग में लिखेंगे dxy, फिर dxz, फिर dz², फिर आप लिखेंगे dyz और लास्ट में dx²-y²। देखो वैल्यू याद करने में थोड़ी सी हेल्प करता हूँ मैं आपकी, कि जो प्योर एक तो s है एंड प्योर z, इनके लिए m की वैल्यू कितनी होती है 0। जैसे क्या है, s है, pz है, dz² है, fz³ है, इन सब के लिए, हालांकि f वाला अपन स्टडी नहीं करेंगे, पर इन सब के लिए m की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है। तो देखो pz प्योर z है, इसके लिए 0, dz² के लिए m की वैल्यू कितनी होगी 0, px के लिए आप +-1 बोलेंगे, py के लिए भी +-1, dxy के लिए +-2, इसके लिए +-1, इसके लिए फिर +-1, +-2। तो आप देखें ये टेबल बड़ी ही इम्पॉर्टेंट टेबल है और आपको क्या है इसको मेमोराइज भी करना है। मैं रिपीट करता हूँ थोड़ी सी बात। देखो अभी तक जो अपन ने देखा है उसमें कंक्लूज़न क्या निकला, सुनना मेरी बात सबसे पहले, और मैं आपको इसको और ढंग से एक्सप्लेन करूँगा अभी एक एग्जांपल से। सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, ऑर्बिट्स में, जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ऑर्बिट्स के अंदर ही क्या होती हैं, सब ऑर्बिट्स होती हैं, जो कि एजीमुथल क्वांटम नंबर। जो सब ऑर्बिट्स हैं उनके अंदर ही क्या है, ऑर्बिटल्स हैं, सबके नेम फिक्स हैं। जैसे अभी बोर्ड पे जो है उसमें सब ऑर्बिट्स, इनकी वैल्यू और इनके नेम बिल्कुल फिक्स है। ऑर्बिटल्स, इनकी वैल्यू और इनके जो नेम है वो क्या है, बिल्कुल फिक्स है। तो इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और क्या है अपन आगे देखते हैं। अब देखें इसके बाद जो आता है वो है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो अपन 4th नंबर बात करते हैं। 4th नंबर है आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल s से लिखते हैं। देखो क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड न्यूक्लियस, in circular path, देखो, and also rotate through fixed axis, OWN, on axis भी बोलते हैं। देखो क्या है, थ्योरी क्या है, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर कौन से पाथ पे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। साथ में क्या है, खुद की एक्सिस पे वो क्या कर रहा होता है, रोटेशन भी कर रहा होता है खुद की एक्सिस पे। मैं इस बात को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है,
साथ साथ क्या है, खुद की एक्सिस पे आप देखें, खुद की एक्सिस पे जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये आपको क्या बताएगा, फिर रिपीट करता हूँ, देखो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, इस तरीके से खुद की एक्सिस पे रोटेट होता हुआ। तो ये जो रोटेशन है इसकी दो डायरेक्शन हो सकती हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो अपन क्या बोलेंगे कि पहली बात तो इसका जो रिलेशन है स्पिन क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका रिलेशन किससे, रोटेशन से। एस की दो पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं, एस इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान देना, न्यूक्लियस के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो ये जो रोटेशन है ये दो टाइप का हो सकता है। एक तो क्या हो सकता है, क्लॉकवाइज हो सकता है, तो एस की वैल्यू प्लस माइनस हाफ कोई भी पॉसिबल। दूसरा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके लिए भी एस की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस हाफ कुछ भी हो सकती है। अब ध्यान देना, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि एग्ज़ाम में भी आ चुकी है, ये है बड़ी इंपॉर्टेंट बात। क्या एस इज इक्वल टू प्लस हाफ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को शो करता है, इसको बोलते हैं, क्या कोई क्लासिकल एनालॉग है इसका, नहीं। एस इज इक्वल टू प्लस हाफ मीन्स क्लॉकवाइज भी करेक्ट है, एंटी क्लॉकवाइज भी करेक्ट है। सिमिलरली एस इज इक्वल टू माइनस हाफ है तो ये भी क्या है, क्लॉकवाइज भी करेक्ट है एंड एंटी क्लॉकवाइज भी करेक्ट है। तो अपन ये बोलते हैं, सो एस इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ डज नॉट रिप्रेजेंट एनी क्लासिकल एनालॉग। देखिए ये थोड़े साइंटिफिक वर्ड है जो कि एग्ज़ाम में आ चुका है, ये आपके आईआईटी में आ चुका है एंड एम्स में भी आ चुका है। देखिए आप इस वर्ड पे ध्यान देना, ये कह रहा है कि है सिंपल सा मीनिंग कि क्या एस इज इक्वल टू प्लस हाफ का मीनिंग क्या फिक्स है कि क्लॉकवाइज ही होगा या एंटी क्लॉकवाइज, नहीं, प्लस हाफ माइनस हाफ कुछ भी हो सकता है। तो कहेंगे, स्टूडेंट कहते हैं सर फिर ये क्या मीनिंग क्या है, जब अपने को आप कह रहे हो रोटेशन से रिलेशन है, जब रोटेशन की डायरेक्शन ही नहीं पता चल रही है तो फिर इसकी फिजिबिलिटी क्या है। इसकी फिजिबिलिटी ये है कि अपन जब एक ऑर्बिटल की बात करते हैं तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा 100% क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मान लो ये है तो भी करेक्ट है, एक एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से, ठीक है। और अपन ये कह सकते हैं कि एक ही ऑर्बिटल में कभी भी दोनों इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज नहीं आएंगे, कभी भी दोनों इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज नहीं आएंगे, ठीक है। और अगर कहीं एक इलेक्ट्रॉन फिल किया गया है, कहीं एक इलेक्ट्रॉन फिल किया गया है तो आप सुनना मेरी बात ध्यान से, ये कोई सी भी डायरेक्शन का हो सकता है, मे बी पॉसिबल ये क्लॉकवाइज हो, मे बी पॉसिबल ये एंटी क्लॉकवाइज हो। तो इसमें क्या है, जैसे ये क्वेश्चन बनता है, अभी मैं क्वेश्चन की फॉर्म में भी लिखता हूँ इसको, हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होने की प्रोबेबिलिटी कितने % है। तो इसको क्वेश्चन की फॉर्म में देखते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखें जो मैंने बोला आपको क्वेश्चन की फॉर्म में, क्वेश्चन ये है आपके पास, इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज इक्वल टू 1s1। द probability of clockwise rotation of this electron is A दे रखा है 100%, B 50%, C 75%, D 25%। आपको पता है हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसा लिखोगे तो भी करेक्ट है, ऐसा लिखोगे तो भी करेक्ट है। तो जो इसका आंसर आएगा
वो आपके पास बी आ जाएगा, मीन्स 50% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। देखो अपन इसको कभी ना तो चेक कर सकते हैं, ठीक है, बस इसको फेवरेबल एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसा कि भाई ये है, आपको इनऑर्गेनिक में पता है, इनऑर्गेनिक में, ठीक है, जब H2 मॉलिक्यूल बनता है तो अपन ये बोलते हैं कि एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम से मिलकर क्या बनाता है, H2। इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसका 1s1, तो यहाँ पर ये जो आता है सिग्मा 1s और ये 2 आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ध्यान दो, ये आपके पास ये भाई अपने को पता है ये इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होता है, तब जाके H2 मॉलिक्यूल जो बनता है वो इस तरीके से बनता है। आपको पता होनी चाहिए ये बात। इसका मतलब ये है, आप इस बात पे ध्यान दें, अगर आपने, क्योंकि अपन ऐसा बोलते हैं 100 हाइड्रोजन एटम्स लिए, तो आउट ऑफ 100 हाइड्रोजन एटम जब वो एक कंटेनर के अंदर है तो वो इजीली क्या बना लेंगे, वो स्टेबल तो होते नहीं है, H2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब H2 मॉलिक्यूल कितने बन जाएंगे, 50। वो कब बनेंगे, जब आधे इलेक्ट्रॉन तो उसमें क्लॉकवाइज वाले होंगे और आधे क्या होंगे, एंटी क्लॉकवाइज वाले। तो अपन ये कहते हैं, इसका मतलब ये है कि ये इसके फेवर में एग्जाम्पल है कि अगर हाइड्रोजन एटम में अगर क्या है ही एक इलेक्ट्रॉन, तो उसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50%, ठीक है। फिर इसी बात को, इसी में अपन कुछ पॉइंट्स और लेंगे। तो सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं इससे क्वांटम नंबर से रिलेटेड, तो आपको ये भी क्या है, एक टेबल की फॉर्म में याद करनी है, ठीक है। ये आपको एक टेबल की फॉर्म में याद करनी है। आप देखें कैसे याद करना है, क्या याद करना है आपको। तो ये है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एनी सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में कितने हैं। फिर है मैक्सिमम सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट इन एनी ऑर्बिट। मैक्सिमम ऑर्बिटल्स इन एनी ऑर्बिट। इसके बाद है मैक्सिमम, अपन बात करेंगे मैक्सिमम ऑर्बिटल्स इन सब ऑर्बिट। आप देखें कोई बड़ी टिपिकल सी बात नहीं, जो ऑर्बिट है अपन ने अभी देखा, ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2n² आते हैं। भाई जितने एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, तो जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे उसके आधे क्या आ जाएंगे, ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स जो ऑर्बिट में आएंगे वो कितने आ जाएंगे, n²। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सब ऑर्बिट में कितने आते हैं, 2l + 2 × 2l + 1। तो अब क्या होगा, मैक्सिमम ऑर्बिटल्स कितने आएंगे, ये आपके पास 2l + 1 आ जाएंगे। अच्छा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं। आपको सही मायनों में नई बात तो जो ध्यान रखनी है कि किसी ऑर्बिट में सब ऑर्बिट कितने होते हैं, तो n के इक्वल, मतलब n = 5 है, तो सब ऑर्बिट भी कितनी होंगी, 5 ही होंगी। ये इसकी खास बात है, ठीक है। तो अभी अपन देखते हैं, इसके बाद और देखते हैं आगे। इसी में आप देखें 2 टेबल और स्टडी करेंगे, उसके बाद मैं आपको कंबाइंड कम्युलेटिव फॉर्म में बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्वांटम नंबर होते क्या है और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को ये किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। आप देखें, इसके बाद नेक्स्ट टेबल की बात करें, इसको टेबल की फॉर्म में अपन बात करें तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ यहाँ बात करते हैं अपन, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L = होता है 0 to n-1। आप देखें इस बात को, जैसे n = 1 है तो L = 0 से 0 मतलब केवल 0 आ गया,
ये होता है k फर्स्ट ऑर्बिट। इसमें क्या होता है, केवल s सब ऑर्बिट है तो केवल क्या होगा, 1s होगा। और ध्यान दें आप, n इज इक्वल टू 2 है तो l इज इक्वल टू 0 1 होगा, तो ये s है एंड ये p है, मतलब सेकेंड ऑर्बिट के अंदर 2s एंड 2p होगा, लेकिन 2d नहीं होगा। सिमिलरली n इज इक्वल टू 3 है तो l इज इक्वल टू 0 से लेके 2 तक 0 1 एंड 2 s p एंड d। इसकी फिजिबिलिटी क्या है, थर्ड ऑर्बिट के अंदर 3s होगा, 3p होगा एंड 3d होगा, लेकिन 3f नहीं होगा। तो n की किसी भी वैल्यू के लिए एक टेबल की बात कर रहे हैं, जो l की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू n-1। इसका मतलब ये हो गया, इससे कंक्लूजन भी निकला, n 3 है तो l की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 2, मीन्स n ग्रेटर देन क्या होगा, l होगा। n हमेशा किससे बड़ा होगा, l से बड़ा होगा। ठीक है, फिर अपन एक टेबल की और बात करते हैं। टेबल आप ध्यान दें, फॉर एनी वैल्यू ऑफ l द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m इक्वल टू m माइनस L2 कहाँ तक होता है, प्लस l। अभी इसका मीनिंग समझ में आएगा। जैसे l इज इक्वल टू 0 है तो -0 से +0, m केवल कितना होगा, 0। इसका मतलब इसके अंदर कितने, s के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, केवल 1। l इज इक्वल टू 1 है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, p को। m की वैल्यू क्या होगी, -1 0 एंड +1। इसका मतलब ये p के लिए m की मतलब कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, p के अंदर 3 ऑर्बिटल हो जाएंगे। और नेम की बात करें तो फिक्स नेम होता है, px है, pz है, py है। अच्छा, m की वैल्यू के लिए ध्यान रखें, p अभी इससे पहले मैं टेबल में लिख चुका हूँ, pz के लिए हमेशा m की वैल्यू कितनी होती है, 0। px के लिए कितनी है, -1। इसके लिए कितनी है, +1। हाँ, ऐसा भी एक सेट और बना सकते हैं, px की -1 की जगह +1 लिया है तो py कितना आ जाएगा, -1, लेकिन pz की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, 0 रहेगी। तो आप देखें, दो खास बातें आएंगी कि एक तो जो l की वैल्यूज़ होंगी वो 0 से कहाँ तक होंगी, n-1 तक। m की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक होंगी, -L2 +L। अब आप ध्यान दें, अपन क्या है, क्वांटम नंबर को यूँ समझते हैं। ठीक है, अपन ने कहा कि ये न्यूक्लियस था, ये फर्स्ट ऑर्बिट थी, ये आपके पास सेकंड ऑर्बिट थी, ये आपके पास थर्ड ऑर्बिट थी। देखो क्वांटम नंबर क्या है, एग्जैक्टली आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है। आप ध्यान से समझना, बहुत आसान सा। वो कहता है फर्स्ट ऑर्बिट n की वैल्यू जो 1 है, 2 है, 3 है। सबसे पहले इसकी नेमिंग फिक्स कर दी, इसने कहा KLM। फिर इसने कहा इसमें जो मैक्सिमम कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो भी फिक्स कर दी, 2n² से इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 आएंगे, 18 आएंगे। एक तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी फिक्स कर दी। अब इसने क्या बताया, आप ये समझ लें ढंग से कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट कितनी होगी, 1s। तो इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो केवल किस में आ रहे हैं, 1s में आ रहे हैं। सेकेंड ऑर्बिट की बात करें तो सब ऑर्बिट कौन कौन सी होंगी, 2 होंगी, एक तो 2s होगा और एक क्या होगा, 2p होगा। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन गए और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन गए, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो 3s2। थर्ड ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट भी कितनी होंगी, 3 होंगी, 3s 3p एंड 3d। तो 3s2 3p6 एंड 3d10, इन सब का जो सम आ जाएगा वो 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। आप क्यों समझना, क्वांटम नंबर किसको बता रहा है, क्वांटम नंबर बता रहा है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड ऑर्बिट में गए तो उसके अंदर क्या था, सब डिवीज़न, सब ऑर्बिट्स थी। कितनी सब ऑर्बिट्स थी, 3, 3s 3p एंड 3d। फिर सभी में कैपेसिटी थी इलेक्ट्रॉन की, s में 2, p में 6 और d में 10। तो 18 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अब ध्यान दें आप, हर ऑर्बिट के अंदर क्या है, फिक्स है ऑर्बिटल्स।
ऑर्बिटल्स, m की वैल्यू ऑर्बिटल्स को बताता है। तो s के अंदर कितने ऑर्बिटल थे, 2 ऑर्बिटल, तो सॉरी 1 ऑर्बिटल। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो किस में, 2 इलेक्ट्रॉन है वो किस में, s में। इसमें कितने थे आपके पास, ये p में कितने थे, इस तरीके से 3 थे। मैं और बेटर सेकंड नंबर वाले एग्जांपल को देखते हैं अपन। देखो अपन सेकंड ऑर्बिट में गए, सेकंड ऑर्बिट में कितनी सब ऑर्बिट थी, 2, 2s एंड 2p। तो 2s एंड 2p, तो 8 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आ गए। s के अंदर 1 ऑर्बिटल थी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। p में क्या थे, 3 ऑर्बिटल्स थे, 2px, 2py एंड 2pz। तो इनमें जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट है। ओवरऑल कंक्लूड करता हूँ, आप बहुत कॉम्प्लेक्स को क्या है, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। जो क्वांटम नंबर है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, पर अभी जो अपन स्टडी कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हर ऑर्बिट के अंदर क्या होंगे, सब ऑर्बिट्स होंगे। अपन एक एग्जांपल लेते हैं, सेकंड ऑर्बिट। सेकंड के अंदर पहली बात उसका फिक्स नेम है कैपिटल एल। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आने चाहिए, 8। सेकंड के अंदर जब अपन गए तो उसके अंदर सब ऑर्बिट्स कितनी है, 2, 2s एंड 2p। तो 8 में से s वाले में कितने गए, 2 इलेक्ट्रॉन, p वाले में कितने गए, 6। फिर इन जो सब ऑर्बिट्स है ये फर्दर क्लासिफाइड है ऑर्बिटल्स में, लेकिन 2s में एक ही ऑर्बिटल है और उसका नाम भी कोई अलग, एक ही है इसलिए अलग से नाम नहीं दिया, 2s और 2 इलेक्ट्रॉन। 2 में इलेक्ट्रॉन में स्पिन काम में आ रही है कि भाई एक क्लॉकवाइज होगा और एक क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। p में गए तो p में पहले सब ऑर्बिटल्स कितने थे, सॉरी ऑर्बिटल्स वर्ड, तो p में कितने थे, 2px, 2py एंड 2pz, और सभी में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बेसिकली क्या है, जो क्वांटम नंबर है वो आपको एक पूरा का पूरा कि एटम के अंदर ऑर्बिट्स है, ऑर्बिट्स के अंदर सब ऑर्बिट्स है, सब ऑर्बिट्स के अंदर ही ऑर्बिटल्स हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दोनों की जो रोटेशन होगी सेल्फ ऑन एक्सिस बोल लो या फिक्स एक्सिस पे, वो क्या होगी, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। इस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन, देखते हैं इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। अब देखें आप इस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्वांटम नंबर्स पे, अपन क्या है बहुत सारे एग्जांपल लेंगे और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए आप ध्यान से देखें। आप तो क्वेश्चन से पहले क्या है, मैं 2 टेबल लिख देता हूँ, ठीक है, 2 टेबल या 2-3 खास पॉइंट्स लिख देता हूँ ताकि आपको क्या है क्वेश्चन से एक्सप्लेन समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। एक तो ये टेबल थी आपके पास सब ऑर्बिट की टेबल, ठीक है भाई। जैसे L = 0 है तो जो इसका नेम है इसकी बात करें अपन तो ये S था, L = 1 था तो P था, L = 2 था तो D था, L = 3 था तो ये था आपके पास SPDF, L = 4 था तो ये आपके पास G था। ये अपन एक टेबल की बात करें। फिर दूसरी टेबल की बात करें तो ये टेबल M की वैल्यू के लिए थी, ये आपके पास ऑर्बिटल था और यहाँ किसकी वैल्यू थी, m की वैल्यू। तो देखिए s के लिए ये कितनी वैल्यू थी, 0। px की बात करें, pz की बात करें, py की बात करें तो m की वैल्यू, तो ये 0 था, ±1 ऐसा लिख लें आप, ±1, और ये भी कितना था, ±1। फिर इसी टेबल को आगे कॉन्टिन्यूस करते हैं। d में 5 ऑर्बिटल थे, एक तो dxy था, dxz था, dz² था, dyz था और dx²-y²। तो इनके लिए जो m की वैल्यूज़ थी वो भी बड़ी फिक्स वैल्यूज़ थी। तो m की जो वैल्यूज़ थी वो +-2, +-1, 0, +-1, +-2, ठीक है। फिर एक और बात करें अपन, n की वैल्यू हमेशा l से क्या आती है, बड़ी आती है। जो m की वैल्यूज़ होती हैं वो -L2 कहाँ तक होती हैं, +L तक। तो ये अपने को बेसिकली ये इन्फॉर्मेशंस पता होनी चाहिए, इसी बिहाफ पर अपन क्वेश्चन करेंगे। अब आप देखें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन पहला है आपके पास, गिव वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ बतानी। ये आपको दे रखा है ऑर्बिटल,
ये क्वेश्चन है, एन, एल और एम की वैल्यू आपको बतानी है। आप ध्यान दें, जैसे 4s दे रखा है, देखो बड़ा आसान सा है, जो आगे लिखा हुआ है ये किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, n की, तो n की वैल्यू तो 4 हो गई। अब s, आप ध्यान दें l की वैल्यू किससे आएगी, जो ये s लिखा हुआ है, तो s के लिए l की वैल्यू कितनी आ गई, 0। m की वैल्यू s के लिए कितनी आती है, ये भी 0। आपको बेटर नेक्स्ट एग्जांपल से समझ में आएगा, 3px को आप समझें, ठीक है। अब देखिए n की वैल्यू तो कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। अच्छा, अब p, बेटा px ये नहीं देखें, px आप ये देखें कि l की वैल्यू तो केवल p से पता चल जाएगी, तो केवल p से l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। इस टेबल में देखें p के लिए l की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। और पूरे px से इस टेबल को देखें, px के लिए कितनी वैल्यू होती है, ±1। मच बेटर है कि आप और एग्जांपल देखें, 4dxy, आप ध्यान देना क्या है इसके अंदर, n की वैल्यू तो कितनी हो गई, 4, फिर d के लिए l की वैल्यू कितनी हो गई, 2, और dxy है, dxy के लिए वैल्यू कितनी हो गई, ±2। आप देखें अगर 6dz² लिखा हुआ है तो n की वैल्यू 6 हो गई, l की वैल्यू केवल d से देखेंगे 2 आ गया, dz² प्योर z है तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अगर मान लो 4p और ये लिखा हुआ है y, तो 4 आ गया, l1 आ गया, py, तो py के लिए कितनी है, ±1 है, तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको क्या है, l की ये टेबल और m की टेबल आप 1-2 बार लिखेंगे, मेमोराइज हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा लॉजिकली कि सर ये वैल्यूज़ कहाँ से आई, तो उसका ना तो डिस्कशन अपने सिलेबस में है, ना अपने को करने की ज़रूरत है। हाँ, आपको बिल्कुल सीधे सीधे पता होना चाहिए, l = 0 को s बोल रहे हैं, या वाइस वर्सा, s है तो l = कितना है, 0 है। p मीन्स क्या है, l = 1, d मीन्स l = कितना है, 2, तो s p d f g ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। इसके बाद ये भी पता होना चाहिए px के लिए ±1, इस तरीके से। और देखते हैं अपन क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, तो ये इसका रिवर्स क्वेश्चन है, ठीक है। गिव द नेम ऑफ ऑर्बिटल, इसमें आपको ऑर्बिटल का नेम बताना। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, n गिवन है, l गिवन है, m गिवन है, आपको नेम बताना है ऑर्बिटल का। अब ध्यान दें 4, 1 और ये -1, आप ध्यान देना सभी, देखो 4, तो n तो 4 से 4 हो गया, और l 1 से क्या हो गया, p हो गया। अब -1 p वाले में जाते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखें, p वाले में -1 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है -1, तो अपन क्या बोलेंगे, 4px, और रिप्रेजेंट एक ही ऑर्बिटल को कर रहा है, आइदर 4px और 4py, तो दोनों में से कोई भी एक लिख दें, या आंसर की फॉर्म में 4px वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और मतलब ये रिप्रेजेंट एक ही ऑर्बिटल को कर रहा है, जिसके 2 पॉसिबल नेम है, आइदर 4px और 4py। और देखो 3 है, 2 है, -1 है, तो देखो 3d तो नेम हो ही गया, 3 और d से, अब d में क्या है, -1, d में -1 यहाँ भी आ रहा है, d में -1 कहाँ, यहाँ भी आ रहा है, तो 3dxz और 3dyz, तो ये कोई सा भी ऑर्बिटल पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन एक ही है। और देखें एग्जांपल, अगर ऐसा लिखा हुआ है 410, तब कोई समस्या नहीं है, 4p और 0 की वैल्यू किसके लिए, z के लिए, तब ये कितना हो जाएगा, 4pz। अगर 320 है तो भी कोई समस्या नहीं है, 3dz²। तो इस तरीके से क्या है, आपसे 2 टाइप के क्वेश्चन अपन ने कवर किए, कि जो क्वांटम नंबर्स हैं, अगर आपको ऑर्बिटल गिवन है, जैसे पहला टाइप क्वेश्चन का क्या था कि ये ऑर्बिटल्स आपको गिवन थे, आपको NLM की वैल्यूज़ बतानी थी, ठीक। और अगर इसका रिवर्स क्वेश्चन, ये इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिखा है कि ये आपको गिवन होगा, ये गिवन होगा क्वेश्चन में, अगर आपको NLM की वैल्यू गिवन है और उससे ऑर्बिटल पूछा गया, आप देखें दोनों एक दूसरे के रिवर्स से क्वेश्चन है, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद देखिए आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या थ्योरी है और कैसे, ये आप निश्चिंत रहें, एग्ज़ाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है और आप बिल्कुल ढंग से समझ लें, बहुत ही आसान सा है। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन ये है, विच सेट, क्वेश्चन ये है आपके पास, विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज आर नॉट पॉसिबल। तो ये आपको दे रखा है n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू, s की वैल्यू, और ये आपको यहाँ पर आंसर बताना है। ठीक, ये दे रखा है 2, ये 1 -2 प्लस माइनस हाफ, ये आंसर बताना। अब देखो इसके सॉल्यूशन की बात करें अपन तो बहुत ही आसान सा है, आपको पता होना चाहिए n की किसी भी पॉसिबल के लिए वैल्यू के लिए l की जो पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं 0 to n-1, और l की किसी भी वैल्यू के लिए m की पॉसिबल वैल्यू होती है -l to +l। बेसिकली ये थ्योरी लगती है, इससे ये भी कंक्लूजन निकलता है n हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा, l होगा। अब देखो अगर n 2 है तो l की 1 वैल्यू तो पॉसिबल है, लेकिन आप खुद देखें अगर L1 लेंगे अपन, L1 लेंगे तो m क्या होगा -1 से +l तक, लेकिन -2 नहीं आ सकता, मतलब ये वैल्यू रॉन्ग है, इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत। आपको दे रखा है 4, 3, -1 प्लस मान लो प्लस हाफ ही दे रखा है। ठीक है, तो देखो ये 4 है तो ये 3 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर L3 होगा तो L3 होगा तो -3 से +3 के बीच में ये पॉसिबल है, मीन्स ये पॉसिबल है। अगर मान लो 5 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, प्लस हाफ लिखा हुआ है, इस वैल्यू की बात करें तो 5 है तो n 5 है तो l 0 से 4 तक, मतलब 0 तो पॉसिबल है, और l 0 है तो m भी 0 पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन आप देखें अगर 4 दे रखा है, 2 दे रखा है, -3 दे रखा है, -हाफ दे रखा है, इस वैल्यू की बात करें तो 4 से 2 तो पॉसिबल है, लेकिन 2 से -3, L2 है तो m -2 से +3 तो ये पॉसिबल नहीं है। या मान लो ये 3 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ये 0, ये प्लस हाफ दे रखा है, तो आप देखो n और l की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो सकती, तो ये वाली वैल्यू गलत होते ही ये सेट क्वांटम नंबर का पॉसिबल ही नहीं। मान लो ऐसा लिखा हुआ है 4, 2, -1 और -3/2। फिर देखें यहाँ एक छोटी सी बात, ये तो पॉसिबल है, 2 से -1 भी पॉसिबल है, लेकिन s की वैल्यू जो पॉसिबल होगी वो केवल क्या पॉसिबल होगी, ±हाफ। तो ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सॉल्यूशन कैसे है इसका, सॉल्यूशन क्या है, एक बहुत छोटा सा और सिंपल सा कंसेप्ट, n की किसी भी वैल्यू के लिए l की पॉसिबल वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक होती हैं, 0 to n-1, और l की किसी भी वैल्यू के लिए m की पॉसिबल वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक होती हैं, -l to +l। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर क्या गड़बड़ थी पहले में, अगर L1 है तो m -1 से +1, लेकिन -2 नहीं आएगा। अगर l कितना है, 2 है तो -2 से +2 -3 नहीं आएगा। अगर n3 है तो l की वैल्यू 0 से लेके 2 तक होगी, n और l कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो ये है। फिर आप देखें इसी में और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन इन ईच केस। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर है, आपको पहला दे रखा है 4s दे रखा है, सेकंड दे रखा है 4p दे रखा है, थर्ड दे रखा है 4px दे रखा है, फोर्थ दे रखा है आपको 3d दे रखा है, फिर आपको दे रखा है फिफ्थ के अंदर 3dxy दे रखा है। ठीक, आप ध्यान देना, बड़ी आसान सी बात है। अब इसके अंदर क्या है, कैसे डिसाइड करेंगे मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन। भाई इसने केवल 4th ऑर्बिट नहीं बोली, इसने क्या बोला है, 4th ऑर्बिट के s सब ऑर्बिट में जाना है, तो 4s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 2।
4p, फोर्थ ऑर्बिट के p सब ऑर्बिट में जाना है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 6। हाँ, अगर 4px लिखा है तो आप ध्यान दें, फोर्थ ऑर्बिट के p सब ऑर्बिट में भी उसके एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में जाना पड़ रहा है, तो ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 2, d में मैक्सिमम 10 आ जाएंगे, लेकिन ये फिर एक ऑर्बिटल हो गया तो मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 2। तो ये इन सब के आंसर्स हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, देख रहे हैं आप ध्यान से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। फिर अपन क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन यही है आपके पास, कैलकुलेट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ईच केस। ठीक है, अब आपके पास पहला है n इज इक्वल टू 4। अब आप ध्यान दें, फोर्थ ऑर्बिट की बात कर रहा है, तो फोर्थ ऑर्बिट में जो अपना आंसर आएगा, जो सॉल्यूशन आएगा वो 2n स्क्वायर से, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अगर इसी ने बोला n इज इक्वल टू 4 एंड l इज इक्वल टू 2, तो मुझे पता है कि ये फोर्थ ऑर्बिट के अंदर मतलब 4d की बात कर रहा है। जब ये 4d की बात कर रहा है तो d के अकॉर्डिंग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 10। मान लो इसने बोला n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 2 एंड m इक्वल टू 0। इसका मतलब है अगर अपन डेजिग्नेशन दें तो 4dz स्क्वायर, तो एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल की बात कर रहा है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे ऑर्बिटल में 2 आ जाएंगे। तो इसी से रिलेटेड अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 2, m इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू -12। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप है भाई। देखो वैसे डेजिग्नेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी एक और से एक्सप्लेन करूँगा, फिर भी किसी ने कहा तो ये देखो 4dz स्क्वायर, और उसमें भी 4dz स्क्वायर में अपने को पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ वाला। तो आप इसमें से इसका जो आंसर आएगा वो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, केवल एक इलेक्ट्रॉन। बेटर समझ में आएगा। मान लो n इज इक्वल टू आपको 10 दे रखा है, l इज इक्वल टू 5, m इज इक्वल टू -4, s इज इक्वल टू -12। क्वेश्चन यही चल रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे आप ध्यान दो। इसने कहा है कि किसी ऑर्बिट में आप चले गए, उसके सब ऑर्बिट में चले गए, उसके ऑर्बिटल में भी, क्योंकि ऑर्बिटल में कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की होती है 2 में से भी केवल -12 वाला लेना है, तो आपका आंसर केवल कितना आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। और देखें आपको ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन बताने, जबकि n प्लस l इज इक्वल टू कितना है 7। तो मैंने सिंपल ही ऐसा लिख लिया भाई 7 सम कब आएगा, ये सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं आपको। 7 0 से मतलब क्या हो गया 7s, फिर ये कितना आएगा 6 1 5 2 4 3, पर क्या 3 4 पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि n हमेशा l से क्या होगा बड़ा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसके बाद 6p हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5d हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4f हो जाएगा। तो s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे, 6 आएंगे, 10 आएंगे, और ये कितने आ जाएंगे 14। आप इन सब का सम करोगे तो आपके पास 32 आ जाएगा। तो ऐसे मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 32, जो कि n प्लस l इज इक्वल टू 7 को बता रहे हैं। तो आप देखें ध्यान से, देखो क्वेश्चन में कुछ भी खास बात नहीं। ऑर्बिट में जाते हैं तो ऑर्बिट की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, सब ऑर्बिट में जाते हैं तो सब ऑर्बिट की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। अगर आप ऑर्बिटल में जाते हैं तो ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ऑर्बिटल में भी वो स्पेसिफाइड कर रहा है कि आपको कोई एक वैल्यू वाला लेना है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 1 आ जाएंगे। फिर थोड़ा मैथमेटिकली कुछ पूछ लिया गया, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाना है। आगे इसी पे और भी क्वेश्चन करते हैं, पर देखते हैं आगे और।